अमूमन जब किसी शहर का ख्याल दिमाग में आता है ना, तो एक बहुत ही ठोस तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, कंक्रीट की इमारतें या सड़कें। सही कहा। सड़कें, ट्रैफिक का शोर और अपने अपने कामों में भागते लोग। मतलब एक ऐसा ढांचा जो पूरी तरह से विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण और इंसानी तर्क के नियमों पे टिका है, जो कि बहुत ही सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ऊपरी परत हो तो ये विचार ही अपने आप में थोड़ा विचलित कर सकता है कि कुछ शहर सिर्फ ईंट और पत्थर के ढेर नहीं होते। मतलब उनके अंदर भी कुछ छुपा हो सकता है। एकदम सही। उनके अंदर सदियों पुरानी कुछ बहुत ही गहरी और अनदेखी ताकतें भी सांस ले रही होती हैं। और आज हम जिस शहर के इस अदृश्य पहलू को टटोलने वाले हैं वो है ऐतिहासिक और रहस्यमयी शहर कोलकाता। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये चर्चा सिर्फ एक डरावने किस्से के इर्द गिर्द नहीं घूमती। मतलब ये इंसानी दिमाग, विश्वास और उन अज्ञात ताकतों के बीच के टकराव का एक केस स्टडी है। वो ताकतें जो तब हावी होती हैं जब इंसान पूरी तरह से अकेला और असुरक्षित होता है। और यही आज का हमारा मिशन है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल व्यवस्थित, आम और जिसे हम परफेक्ट कहते हैं वैसी जिंदगी किसी बिना चेतावनी के एक भयानक बुरे सपने में बदल सकती है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाँ, तो इस कहानी के केंद्र में है सेलेस्ट, पटना की रहने वाली एक साधारण मिडिल क्लास क्रिश्चियन परिवार की लड़की। उसकी जिंदगी का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई भी अपने लिए चाहता है। मतलब एक सीधी और सुरक्षित लाइन। बिल्कुल। स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर करियर के लिए बैंगलोर का रुख किया। वहां उसे अपना जीवन साथी मिला, एक बहुत ही खुशहाल रिश्ता, एक छोटा सा आशियाना और भविष्य को लेकर ढेरों सपने। देखिए, बैंगलोर का वो दौर ना एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चक्र था उसके लिए। वो कैसे? मतलब एक जाना पहचाना शहर, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और जीवन में एक स्पष्ट दिशा। जब इंसान इस तरह की स्थिरता में होता है ना, तो उसका मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा तंत्र अपने सबसे ऊंचे स्तर पर काम कर रहा होता है। समझ रही हूँ, लेकिन स्थिरता अक्सर एक भ्रम होती है। मेरे दिमाग में भी एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। बताइए। ये स्थिति मुझे एक बहुत ही सधे हुए सुर में बज रहे गिटार की तरह लग रही है। मतलब जब गिटार परफेक्ट ट्यून में होता है तो उससे निकलने वाली धुन सुकून देती है, लेकिन अचानक कोई बाहरी ताकत उस गिटार के तारों को बेतरतीब तरीके से पूरी ताकत से खींच दे, तो धुन उसी सेकंड एक चुभने वाले शोर में बदल जाती है। बिल्कुल। सेलिस की जिंदगी का वो तार टूटा जून 2023 में। बिना किसी पूर्व योजना के उसके फियांसे का अचानक कोलकाता ट्रांसफर हो गया। रातों रात एक नई जगह उखड़ कर जाना कोई साधारण बात नहीं है। और वो भी कोलकाता जैसी जगह। हाँ, कोलकाता एक बहुत ही पुराना शहर है। उसका अपना एक भारी, ऐतिहासिक और जटिल मिजाज है। और सेलेस्ट के लिए ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था। तो और क्या था? ये उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम का अचानक गायब हो जाना था। बाप रे। और यही वो बिंदु है जहां से चीजें अजीब होने लगती हैं। शुरुआत में तो एक नए घर को सेट करने की व्यस्तता रही होगी, लेकिन जब रूटीन सेट हुआ तो हकीकत सामने आई। अकेलापन हावी होने लगा होगा। बिल्कुल। फियांसे सुबह 10 बजे काम कर निकल जाता और शाम 7 या 8 बजे के बाद ही लौटता। इस नए, अनजान और विशाल शहर में सेलिस्ट का कोई परिचित नहीं था। कोई भी नहीं। हाँ, दिन भर एक बड़ा सा खाली घर और उस घर में सिर्फ वो। यहाँ हमें ना अकेलेपन की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को समझना होगा। हाँ। हम अक्सर अकेलेपन को सिर्फ बोरियत या उदासी का पर्याय मान लेते हैं। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि बस बोर हो रहे हैं। सही कहा। लेकिन हकीकत में चरम अकेलापन इंसान के संज्ञानात्मक सुरक्षा तंत्र को, यानी कॉग्निटिव डिफेंस को गिरा देता है। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान लगातार एकांत में होता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम इसे पैरानॉर्मल या आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो अकेलापन सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक वैक्यूम है, एक खालीपन। बिल्कुल। और प्रकृति का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। एकांत और हताशा एक तरह का दरवाजा बन जाते हैं। एक दरवाजा? किस चीज के लिए? उन ऊर्जाओं या ताकतों के लिए जिन्हें सिर्फ खालीपन की तलाश होती है।
जो उस दरवाजे से अंदर आ सकती हैं। रूह कंपा देने वाली बात है ये। तो एक तरह से वो खाली घर और उसका अकेलापन दोनों मिलकर एक चुंबक का काम कर रहे थे। एकदम सही। इस घुटन और खालीपन को तोड़ने के लिए सेलेस्ट ने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता। वो कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर पटना चली गई। ये एक बहुत ही जरूरी ब्रेक रहा होगा। हाँ, वहाँ उसे राहत मिली और जब वो कोलकाता लौटी तो घर के उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अपने भाई को भी साथ ले आई। देखो, ये एक बहुत ही तार्किक और बचाव वाला कदम था, अपने सपोर्ट सिस्टम के एक हिस्से को उस नए और भारी माहौल में ले आना, ताकि वो वैक्यूम भरा जा सके। बिल्कुल, ताकि वो जो मनोवैज्ञानिक वैक्यूम बन रहा था उसे तोड़ा जा सके। और माहौल को थोड़ा और सामान्य बनाने के लिए अगले ही दिन वे लोग कोलकाता के मशहूर न्यू मार्केट गए। न्यू मार्केट? वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। हाँ, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये शहर के सबसे पुराने और व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक है। वहाँ हजारों की भीड़ होती है, हॉर्न का शोर, फेरी वालों की आवाजें और हर तरफ रोशनी। वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल, कोई भी इंसान वहाँ खुद को भीड़ का एक अदृश्य हिस्सा महसूस करेगा। और इसी भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच पहला शारीरिक हमला होता है। हमला? भीड़ में? हाँ, सेलेस्ट को अपनी कमर पर बहुत जोर से कुछ चुभने या चुटकी काटे जाने का एहसास होता है। वो पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ सिर्फ अजनबी लोग अपने रास्ते जा रहे होते हैं। भीड़ में अक्सर लोग ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। दिमाग इसे रैशनलाइज कर लेता है कि चलो किसी का हाथ लग गया होगा या कोई बैग टकरा गया होगा। सेलेस्टीन ने भी यही सोचा, लेकिन जब वो घर लौटी और उसने कपड़े बदले तो उसकी कमर पर एक बहुत ही गहरा कट था। बाप रे! कोई खरोच नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव जिससे लगातार खून बह रहा था। ये तो बहुत डरावना है। अब यहाँ मुझे ना एक बड़ी उलझन हो रही है। क्या उलझन? मतलब जब हम डरावने या पैरानॉर्मल मामलों के बारे में पढ़ते हैं तो उनका एक स्थापित पैटर्न होता है। चीजें रात के अंधेरे में होती हैं, सुनसान जगहों पर या किसी पुरानी हवेली में। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन न्यू मार्केट दिन के उजाले में और हजारों लोगों की मौजूदगी में, ये तो डरावनी कहानियों के मूल व्याकरण के ही खिलाफ है। देखो, यही विरोधाभास इस केस को साधारण कहानियों से अलग करता है। हमारी यह धारणा कि अदृश्य ताकतें सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे में काम करती हैं, दरअसल हमारे खुद के दिमाग की बनाई हुई एक सुरक्षा परत है। मतलब हम खुद को दिलासा देते हैं। बिल्कुल, ये सोचने का एक तरीका है कि अगर मैं भीड़ में हूं या उजाले में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अगर हम इसे प्रेडेटर प्रे यानी शिकारी और शिकार के नजरिए से देखें तो भीड़ सबसे बेहतरीन छलावरण है। छलावरण मतलब कैमोफ्लेज, ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका। एकदम सही। भीड़ में इंसान का नर्वस सिस्टम पहले से ही बहुत सारी सेंसरी इनपुट को प्रोसेस कर रहा होता है। हाँ, आवाजें, रोशनी, धक्के। हाँ, ऐसे में ध्यान सबसे ज्यादा बटा हुआ होता है। एक अदृश्य ताकत को अंधेरे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं सकता। ये तो सच है। भीड़ के बीच इस तरह का हमला ये स्थापित करता है कि जो कुछ भी था उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। वो ताकत उस शोरगुल में भी सेलिस के बिल्कुल साथ चल रही थी, ताकि वो ये एहसास करा सके कि कोई भी जगह उसे बचा नहीं सकती। बिल्कुल, वो उसे बता रही थी कि तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। ये सोचना ही दहशत पैदा करता है कि इंसान भीड़ के बीच खुद को सुरक्षित मान रहा है, जबकि खतरा उसके शरीर के बिल्कुल संपर्क में है। रूह कंपा देने वाली बात है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। चीजें यहाँ से तेजी से बिगड़ने लगी। अगले दिन बिना किसी भीड़ के, बिना किसी से टकराए, सेलेस्ट के कंधे पर 3 नए गहरे कट आ गए। बिना किसी वजह के? हाँ, और हैरानी की बात ये थी कि उन कट से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही घंटों के अंतराल पर उसकी पीठ पर भी एक के बाद एक कट्स उभरने लगे। इतिहास में इस तरह के बिना वजह उभरने वाले घावों को स्टिग्माटा जैसी रहस्यमयी घटनाओं से जोड़कर देखा गया है। स्टिग्माटा? हाँ, जब शरीर पर अचानक ऐसे निशान कट आने लगे जिनका कोई बाहरी भौतिक कारण न हो। मेडिकल साइंस अक्सर इसे ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया या साइकोसोमैटिक प्रभाव कहता है। साइकोसोमैटिक? हाँ, मतलब जहां दिमाग शरीर पर असर डालता है। बिल्कुल, जहां अत्यधिक तनाव के कारण शरीर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से कट्स आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी के शरीर को एक कैनवस मान लिया गया हो। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है, जैसे कोई अदृश्य कलाकार उस स्किन पर किसी अदृश्य खंजर से अपनी खौफनाक चित्रकारी कर रहा हो। और हर एक
कट के साथ ये साबित कर रहा हो कि शरीर पर अब सेलेस्ट का अपना कोई नियंत्रण नहीं बचा है। आपकी ये कैनवस वाली तुलना ना स्थिति की क्रूरता को स्पष्ट करती है। एक ऐसा कैनवस जिसे अपनी ही बर्बादी महसूस हो रही है। बाप रे। इस बेबसी ने सेलेस्ट और उसके फियोंसे को पूरी तरह हताश कर दिया। ऐसी स्थिति में इंसान हर वो चीज आजमाता है जो उसे समझ आती है। जाहिर सी बात है, लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो फियोंसे ने चर्च से लाया हुआ होली वाटर यानी पवित्र जल सेलेस्ट पर छिड़का और इसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो किसी भी विज्ञान के दायरे से बाहर लगती है। क्या हुआ? जैसे ही उस पानी की बूंदें सेलेस्ट की स्किन पर पड़ी, वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगी। सच में? हाँ, उसका कहना था कि पानी की वो बूंदें उसे बाहर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर से जला रही थीं। ये इस पूरी घटना का सबसे जटिल और व्याख्यात्मक मोड़ है। देखो, इसे हम दो अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। वो कैसे? अगर हम मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है नोसीबा इफेक्ट। प्लेसीबो का उल्टा। बिल्कुल सही कहा, प्लेसीबो का उल्टा। जब इंसान का दिमाग चरम खौफ में होता है तो वो किसी बिल्कुल हानि रहित चीज को भी, जैसे कि सामान्य पानी, एक गंभीर खतरे के रूप में प्रोसेस कर सकता है। मतलब शरीर सचमुच जलने जैसा दर्द महसूस कर सकता है? हाँ, दिमाग शरीर को सिग्नल देता है कि तुम जल रहे हो। तो क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल था? ये सिर्फ एक पहलू है। अगर हम दूसरे नजरिए को देखें, यानी डेमोनोलॉजी या पैरानॉर्मल सिद्धांतों को, तो इस प्रतिक्रिया का मतलब बिल्कुल अलग है। क्या मतलब है उसका? उन मान्यताओं के अनुसार जब कोई पवित्र या सकारात्मक ऊर्जा वाली चीज किसी गहरी, नकारात्मक और दुष्ट इकाई के संपर्क में आती है तो वो एक हिंसक प्रतिक्रिया पैदा करती है। डीमोनोलॉजी में पवित्र जल से जलने के एहसास को इस बात का अंतिम और स्पष्ट प्रमाण माना जाता है कि जो भी शरीर पर हावी है वो कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अमानवीय शक्ति है। होंगटे खड़े हो गए मरे तो। और शायद यही वजह थी कि मेडिकल डॉक्टर के बजाय वे लोग मदद के लिए एक चर्च के प्रीस्ट के पास पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। उन्होंने प्रीस्ट को पूरा घटनाक्रम बताया, कैसे अकेलेपन से शुरुआत हुई, न्यू मार्केट का वो कट, शरीर पर लगातार उभरते नए घाव, खून का न रुकना और पवित्र जल से वो भयानक जलन। प्रीस्ट ने क्या कहा? प्रीस्ट ने पूरी गंभीरता से सब कुछ सुना और अंत में सिर्फ एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा, ब्लैक मैजिक या काला जादू। बाप रे। एक धार्मिक अधिकारी के मुंह से ये शब्द सुनना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात होता है। मुझे भी यही लगता है। मतलब जब तक आपको लगता है कि ये कोई दुर्लभ बीमारी या मेडिकल कंडीशन है, तब तक आपके पास एक उम्मीद होती है कि कोई दवा या सर्जरी इसे ठीक कर देगी। हाँ, लेकिन जब एक प्रीस्ट इसे ब्लैक मैजिक घोषित कर दे तो वो उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। बिल्कुल। देखो, ब्लैक मैजिक का ठप्पा लगने का मतलब है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है। तो क्या है? इसके सीधा अर्थ ये निकाला जाता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति किसी बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत नफरत के चलते जानबूझकर आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? ये विचार कि कोई आपको इतनी शिद्दत से नष्ट करना चाहता है, इंसान के बचे कुचे मनोबल को भी चकनाचूर कर देता है। और मनोबल टूटने का सीधा असर नींद पर पड़ा। उस घर में नींद जैसे एक बीती हुई बात हो गई। नींद ना आना तो स्थिति को और भी बदतर बना देता है। हर दिन सेलेस्ट के शरीर पर नए जख्म उभरते रहे। रातें सिर्फ दर्द और इस खौफ में कटने लगी कि अगला कट कहाँ और कब लगेगा। देखो, नींद की ये कमी एक बहुत ही घातक हथियार है। कैसे? मिलिट्री और मनोवैज्ञानिक पूछताछ में ना स्लीप डिप्राइवेशन का इस्तेमाल इंसान की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लगातार नींद न आने से दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और वास्तविकता को समझता है, काम करना बंद कर देता है। अदृश्य ताकतों के संदर्भ में भी यही माना जाता है कि वो इंसान को थका देती हैं। हाँ, वे शरीर से ज्यादा दिमाग को थकाती हैं ताकि इंसान मानसिक रूप से हार मान ले और उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। और ये नियंत्रण किस हद तक जा सकता है? ये उस दिन साबित हो गया जब सेलेस्ट अपने ही घर के किचन में थी। किचन में? क्या हुआ वहाँ? दिन का समय था, वो शायद कुछ काम कर रही थी। अचानक उसे लगा कि उसकी जांघ पर कुछ लिक्विड टपक रहा है। उसे लगा पानी होगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वो लाल था, वो खून था। बाप रे। और वो कट इतना गहरा था कि सेलेस्ट अपने पैरों का वजन नहीं सह पाई और वहीं जमीन पर गिर गई। एक अचानक और बेहद क्रूर प्रहार।
उसने किसी तरह रेंगते हुए या कांपते हाथों से अपने फियांसे को फोन किया। जब वो भागकर घर पहुंचा तो सेलेस्ट पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो सिर्फ रो रही थी। ये सुनकर ही बहुत तकलीफ हो रही है। स्थिति की भयावहता पर गौर कीजिए। इंसान अपने घर को अपना किला मानता है, किचन जैसी सामान्य जगह, दिन का उजाला, इंसान को लगता है कि वो सुरक्षित है। सही बात है। लेकिन जब खतरा आपके अपने ही शरीर के अंदर से आ रहा हो तो दुनिया का कोई भी ताला, कोई भी मजबूत दरवाजा आपको बचा नहीं सकता। ये बेबसी का बिल्कुल चरम स्तर है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसका अपना भौतिक शरीर ही उसका दुश्मन बन चुका है या किसी और के नियंत्रण में है, तो लड़ने की कोई जगह नहीं बचती। इंसान हार मान लेता है। हाँ, आप उस चीज से कैसे लड़ेंगे जिसे आप देख नहीं सकते और जो आपके ही शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये वो मोड़ था जहां से उन्हें लगा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो शायद सेलेस्ट जिंदा ना बचे। फिर उन्होंने क्या किया? हताशा में उन्होंने एक और चर्च का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्हें क्रॉस दिया गया और उन्हें बहुत सख्त निर्देश दिए गए कि ये क्रॉस एक सेकंड के लिए भी सेलेस्ट से दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा पहने रहना है। हाँ, इसे हर वक्त अपने शरीर से लगा कर रखना है। देखो, आध्यात्मिक मान्यताओं में इस तरह के क्रॉस या ताबीज को एक सक्रिय शील्ड या कवच के रूप में देखा जाता है। कवच जो बुरी ताकतों को रोकता है। बिल्कुल, जो नकारात्मक ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी को शरीर तक पहुंचने से रोकता है। और इसका असर भी हुआ। उस क्रॉस को धारण करने के बाद अचानक से वे खौफनाक कट्स आने बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ी राहत रही होगी। हाँ, शरीर का वो असहनीय दर्द कम होने लगा। लेकिन सेलेस्ट समझ चुकी थी कि वो शहर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। क्या फैसला लिया उसने? वो कोलकाता हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने घर, अपनी जड़ों की ओर पटना लौट आई। भौगोलिक बदलाव अक्सर इस तरह के मामलों में एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होता है। इसे ज्योग्राफिकल रीसेट कह सकते हैं हम। पटना वापस लौटने के बाद उसकी माँ उसे एक पवित्र स्थल, जिसे श्राइन कहते हैं, वहाँ लेकर गई। अच्छा। वहाँ जाकर सेलेस्ट ने प्रार्थना की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उसने अपने जीवन में किए गए हर जाने अनजाने पाप, हर गलती के लिए दिल से माफी मांगी। और चमत्कारिक रूप से उस दिन के बाद से वो दर्द, वे कट्स और वो खौफनाक साया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो गया। वो पूरी तरह से ठीक हो गई। यह इस पूरे अंतराल में सफर का एक बहुत ही दिलचस्प और राहत भरा अंत है। लेकिन यहाँ आकर मैं एक विश्लेषक के रूप में खुद को सवालों से घिरा हुआ पा रही हूँ। क्या सवाल है आपके दिमाग में? आखिर उसे ठीक किस चीज ने किया? मतलब, क्या वो उस क्रॉस की कोई असली पैरानॉर्मल ताकत थी जिसने उस दुष्शक्ति को काट दिया? ये एक संभावना है। या पटना लौटने का वो सुकून था जहां उसके परिवार का पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद था और वो अकेलेपन का वैक्यूम खत्म हो गया था? ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। या फिर उस श्राइन में जाकर अपने पापों की माफी मांगने का वो शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक असर था? ये इन तीनों चीजों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है जिसे हम सेंचुरी और विश्वास की ताकत कह सकते हैं। विश्वास की ताकत? हाँ, अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझें तो माफी मांगना एक तरह का कैथारसिस या भावनात्मक शुद्धिकरण है। अंदर की भड़ास निकालना या हल्का महसूस करना। बिल्कुल। जब इंसान किसी गहरे अपराध बोध या डर से खुद को मुक्त कर लेता है तो वो उन साइकोसोमैटिक ट्रिगर्स को खत्म कर देता है जो शरीर पर घाव पैदा कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि डर ही उस ताकत की खुराक थी? एकदम सही पकड़ा आपने। पैरानॉर्मल थ्योरीज भी यही मानती हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं इंसान के डर, हताशा और अपराध बोध को ही ईंधन की तरह इस्तेमाल करती हैं। मतलब जितना डरोगे वो उतनी ही ताकतवर होगी? हाँ, क्रॉस ने सेलेस्ट को एक प्रारंभिक मानसिक और आध्यात्मिक ढाल दी। परिवार के पास लौटने से वो अकेलापन खत्म हुआ जिसने सबसे पहले उस खतरे को आमंत्रित किया था। जो वो वैक्यूम वाली बात आपने कही थी। बिल्कुल। और श्राइन में माफी मांगने की प्रक्रिया ने उसके अंदर की उस डर और अपराध बोध को जड़ से उखाड़ फेंका। जैसे ही वो खुराक बंद हुई, उस अदृश्य ताकत का नियंत्रण भी हमेशा के लिए टूट गया। यानी जब लॉजिक और मेडिकल साइंस रास्ते बंद कर देते हैं, तब आपकी अपनी आस्था, आपका परिवार और आपकी जड़ें ही वो रस्सी साबित होती हैं जो आपको उस गहरे अंधेरे से बाहर खींच सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी इतने समय बाद ये एक रहस्य ही है कि वो ताकत असल में क्या थी। एक अनसुलझी पहेली। हाँ, वो क्यों आई? उसने उस भारी शहर में एक अकेली लड़की को ही क्यों चुना? और फिर वो इतनी खामोशी से वापस अंधेरे में कैसे लौट गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी न मिले। और शायद कुछ सवालों के जवाब न मिलना ही बेहतर होता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश अक्सर हमें और गहरे अंधेरे में ले जाती है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक ऐसा स्याह सच उजागर किया है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाना पसंद करते हैं। कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। बिल्कुल। वो सच ये है कि हमारे चारों ओर मौजूद दुनिया में सिर्फ वही चीजें सच नहीं होती जो हमारी आंखों को दिखाई देती हैं। हाँ। कुछ ताकतें भले ही अदृश्य हों, लेकिन वे भौतिक दुनिया में इतने गहरे और खौफनाक निशान छोड़ सकती हैं कि वे विज्ञान के सारे दावों को खोखला साबित कर दें। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे आरामदेह भ्रम को तोड़ती है। इसलिए आज की इस गहरी पड़ताल को हम एक बहुत ही भारी मन और एक चेतावनी के साथ यहीं विराम देना चाहेंगे। अगर कोई ऐसे शहर में रहता है जो बहुत पुराना है, जिसकी ईंटों में सदियों की यादें और अनगिनत रहस्य दबे हैं, तो उसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर सन्नाटा सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं होता। सही कहा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो शायद लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। बताइए। जरा सोचिए, जब इंसान कभी रात के गहरे सन्नाटे में बिल्कुल अकेला बैठा हो और अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक या सिहरन महसूस हो, तो क्या वो सच में सिर्फ किसी खुली खिड़की से आने वाली हवा का झोंका है, या फिर उस अंधेरे में खामोशी से खड़ी कोई अनदेखी ताकत सिर्फ ये परख रही है कि उस इंसान के अकेलेपन का दरवाजा खुला है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।